हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीवाल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं रवि कुमार आपका अपने परिवार आशीवाल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिनमें से हम व्याख्या सहित जो क्वेश्चन का आंसर होगा उसकी व्याख्या सहित आंसर देंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को देरी न करते हुए। इंडियन हिस्ट्री के विदेशी आक्रमण से संबंधित या राजस्थान पुलिस से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे, कुछ राजस्थान के हैं, कुछ विदेशी आक्रमण के हैं। तो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं, आपकी शक्ल अच्छी नहीं है, आपके पास अच्छे कपड़े नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास स्किल्स है, ज्ञान है, आत्मविश्वास है, तो आप एक दिन सफल ज़रूर होंगे। आपकी शक्ल अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, और आपके पास अच्छे कपड़े हैं तो हम अच्छे शक्ल और अच्छे कपड़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास स्किल्स और ज्ञान आत्मविश्वास है तो हम एक दिन सफल ज़रूर होंगे। क्या 2-4 साल लगे, चाहे 5 साल लगे। आप क्वेश्चन दें। अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 12 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। उत्तर भारत के संदर्भ में क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। उत्तर भारत के संदर्भ में संक्रमण काल, राजपूत काल, भारत पर तुर्क आक्रमण काल और उपयुक्त में से सभी। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, राजपूत काल। राजपूत काल के बारे में बता देता हूँ आपको। राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र का अपभ्रंश है। सामान्यतः इसका अर्थ होता है राजा का पुत्र या शाही परिवार के किसी व्यक्ति का राजपुत्र। पर हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूत या राजपुत्र का शब्द जाति के नाम पर प्रयोग होने लगा। कर्नल जेम्स टोड ने 12वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास को राजपूत काल भी कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने इस राजपूत काल को, उत्तर भारत के इतिहास को, जो उत्तर भारत का इतिहास है उसको राजपूत काल भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 712 में 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन सा? दाहिरिया है, दाहिर, चच, राय सहसी। तो बात करते हैं इसमें। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? और अरबों ने जो आक्रमण था, एम बी के जो मोहम्मद बिन तुगलक ने, कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया तो वहाँ का शासक था दाहिर का वंश था। जो ब्राह्मण वंश, सैन गुर्जर राजवंश के अंतिम राजा थे, उनके समय में ही अरबों ने सर्वप्रथम सन 712 में भारत सिंध पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम 712 में सिंध पर आक्रमण किया, जहां पर राजा दाहिर सैन ने उसे रोका और उनके युद्ध लड़ा। उनका शासनकाल 663 से, जो दाहिर का शासनकाल है, जो बात कर लेते हैं। जो दाहिर का शासनकाल है वो है 663 से 712 तक होता है, ईस्वी तक रहा। उन्होंने अपने शासनकाल में सिंध प्रांत को बहुत ही मजबूत बनाया, परंतु उनके राष्ट्र और देश की रक्षा के लिए उन्होंने उम्मे शासन के जनरल मोहम्मद बिन कासिम की लड़ाई लड़ी, परंतु हार गए। 712 में उनका सिंधु नदी के किनारे उनकी मौत हो गई थी। दाहिर की सिंधु नदी के किनारे मौत हो जाती है, और इनके पिता का नाम भी चच था। अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उनसे किस वर्ग को इस कारण से पूर्णतः मुक्त किया? जो मतलब जिस पर कर नहीं लगाया वो कौन था? मुसलमान थे, बौद्ध थे, ब्राह्मण थे, निम्न जाति के लोग थे। तो हम क्वेश्चन में देखते हैं कि उसमें थे ब्राह्मण।
ब्राह्मणों पर इसने जज ब्राह्मण, विधवा विधवा और विकलांगों पर इसने कर नहीं लगाया। इसने 3 जाति के लोगों को छोड़ दिया। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उन्होंने ब्राह्मण वर्ग के इस प्रकार से पूर्णतः मुक्त रखा। सल्तनत के इतिहास में सर्वप्रथम फिरोज शाह ने ब्राह्मणों पर करार लगाया था। FST ने सबसे पहले ब्राह्मणों पर कर लगाया था। FST ने जजिया कर लगाया। आज से करीब 450 साल पहले मुगल शासक अकबर ने जजिया कर ख़त्म कर दिया था। और अगर बात करी जाए कि जजिया कर शुरुआत में किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। और किसने ख़त्म किया, तो अकबर ने ख़त्म किया। यह कर सिर्फ गैर मुसलमानों से ही वसूला जाता था। यह कर सिर्फ गैर मुसलमानों से ही वसूला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रत्यार एवं चौहान का जन्म हुआ। मनुस्मृति, रामायण, पृथ्वीराज रासो राजनीतिक जिसमें इनके वर्णन हुआ है वो कौन सा है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के बाद हम पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक समय से ही की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसके लेखक चंद्र बरदाई हैं। इसके लेखक कौन है, चंद्र बरदाई। इसके लेखक चंद्र बरदाई हैं। ये दिल्ली के चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इस ग्रंथ में उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र की अद्भुत झांकी प्रस्तुत की है, जहां इस ग्रंथ में पृथ्वी की प्रेम संबंधित भावनाओं को भी दर्शाया है। वह जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लेते हैं। इस ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी सूचना मिलती है। कल्लन ने कश्मीर का इतिहास अपनी पुस्तक राज तरंगिणी में लिखा है। विल्हणी की प्रमुख पुस्तक विक्रमा देवचरित है, जबकि जयनायक के पृथ्वी राज विजय की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसमें करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 में पृथ्वीराज रासो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की, चौहानों ने। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की, चौहानों ने, तोमरों ने, परमारों ने या प्रत्यारों ने। हमारा करेक्ट आंसर होगा तोमरों ने। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी, तो तोमरों ने की। चंद्र बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर वंश राजा अनंगपाल को दिल्ली की संस्थापक बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि उसने ही लाल कोट का निर्माण करवाया और लोहे स्तंभ दिल्ली लाया था। दिल्ली में तोमर वंश का शासनकाल 900 से 1200 माना जाता है, ईस्वी तक माना जाता है। दिल्ली या दिल्ली का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उदयपुर में प्राप्त शिलालेखों में पाया जाता है, जिसका समय 1170 ईस्वी निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट, दिल्ली का नगर की स्थापना तोमरों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था, तो प्लीज आंसर दीजिए। निम्नलिखित में भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। बता सकते हैं आप, अरब, अफगान, मंगोल, अरब, तुर्क। करेक्ट आंसर होगा हमारा अरब। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था, तो अरब थे। अरब में भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम
अरब मोहम्मद बिन कासिम MBK मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ने ईरान के गवर्नर अल हज्जाज का सेनापति व दामाद था। हज्जाज ने 712 में कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पृथ्वीराज रासो निम्न में से किसने लिखा था? तो हम बात करते हैं पृथ्वीराज रासो निम्न में से किसने लिखा था। तो मैंने आपको इसके बारे में सब कहानी बता दी थी पृथ्वीराज रासो के बारे में, तो चंद्रबरदाय ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आज आपको देखते हैं कि आप 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आप लगा पाते हो अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर को भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? वर्ष 1100 में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वह कौन सा है? राजा रानी मंदिर, कंदरिया मंदिर, तिरुभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर। तो हम इसमें अब भी समझ सकते हैं कि इसमें भुवनेश्वर मंदिर की बात हुई तो तिरुभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर इसमें करेक्ट आंसर होगा। लिंगराज मंदिर भारत के ओडिशा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। यह भुवनेश्वर जो उड़ीसा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर, उसमें यह स्थित है। यह भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है तथा इस नगर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यह भगवान तिरुभुवनेश्वर को समर्पित है। इसे ललाटे डुकेसरी ने 617 से 657 में बनाया था। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1090 से 1104 में बना। इसके कुछ हिस्से 1400 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। इस मंदिर का वर्णन 6ठी शताब्दी के लेखों में भी आता है। इस मंदिर का 6ठी शताब्दी के लेखों में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? अब आप बताओ दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर आपको पता होगा। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? श्रवण बेलगोला में, पारसनाथ पर्वत में, इंदौर में, आबू पर्वत में। आपको पता होगा दिलवाड़ा मंदिर हमारे राजस्थान में ही है, प्यारे राजस्थान में, जो आबू पर्वत में है, सिरोही। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के अरावली पर्वत में माउंट आबू में स्थित है। इसका निर्माण भीम प्रथम ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? भीम प्रथम ने करवाया था। सामंत विमल साय ने 1031 ईस्वी में करवाया। पूर्ण जो इसके सामंत थे उसने सामंत विमल साय ने 1031 ईस्वी में करवाया। पूर्ण रूप से संगमरमर द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। यह राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यह जैन धर्मावलंबियों का पवित्रतम स्थल है। माउंट आबू के निकट गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट आबू के पास पड़ता है, पर्वत में पड़ता है। जो माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? जो खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? होलकर ने, सिंधिया ने, बुंदेला राजपूत, चंदेल राजपूत। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, चंदेल राजपूत। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। जो खजुराहो हमको पता होना चाहिए खजुराहो कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जो जिला है उसमें स्थित है। प्राचीन काल में यह बुंदेलखंड का एक प्रमुख नगर था। 10वीं और 11वीं सदी में चंदेल राजपूत शासकों ने इस नगर को विशाल और भव्य मंदिरों से सुसज्जित करवाया। उनके द्वारा बनवाए गए 30 मंदिर आज भी विद्यमान है। यहाँ के मंदिर और जैन हिंदू दोनों ही धर्मों से संबंधित है। जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ का मंदिर सुप्रसिद्ध एवं बड़ा है।
खजुराहो का सर्वश्रेष्ठ मंदिर कदरिया महादेव का मंदिर है। अन्य मंदिरों में से 64 योगिनियों का मंदिर है। गुर्जर प्रतिहार, चायमान और परमार ये सभी राजपूत वंशावलियाँ भी 10वीं और 11वीं शताब्दी शासन कर रही हैं। खजुराहो जो मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला है उसमें पड़ता है। चंदेल राजपूत ने इस मंदिरों का निर्माण करवाया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली, झांसी, चित्तौड़, सीकर। आपको पता होगा विजय स्तंभ निर्माण में आपको पता होगा किसने करवाया था। ये विजय स्तंभ पड़ता है चित्तौड़गढ़ हमारे राजस्थान में। जो इसका निर्माण करवाया था वो करवाया था राणा सांगा ने। विजय स्तंभ भारत के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है स्थित है। यह स्तंभ या टावर है जिसे विजय स्तंभों को विक्ट्री टावर या विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व में मालवा और गुजरात की सेना पर विजय के स्मारक के सन में 1440 से 1448 के मध्य बनवाया था। जो विजय स्तंभ की हाइट है 120 फीट से 122 फीट मीटर है। और जो इसमें जो लोगो है विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस का और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो है। इस पर जो सरकार ने सर्वप्रथम यह पहली इमारत थी जिस पर सरकार ने 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। कब किया था? तो 7 अगस्त 1940 में किया था। और यह मूर्तिकला का विश्वकोश और मूर्तिकला का अजायब घर भी कहते हैं इसे। जो इसके वास्तुकार थे जैता पाम और नापा थे। करेक्ट आंसर हमारा चित्तौड़गढ़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? तो हमको पता होना चाहिए लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली। तो ययाति केसरी ने, लाला तेंदु केसरी ने, नरसिंह देव ने, प्रताप रुद्र देव ने। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा जजाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। उसने तभी अपनी राजधानी को जाजपुर से भुवनेश्वर में स्थानांतरित किया। इस स्थान को ब्रह्म पुराण में एकमात्र क्षेत्र बताया गया है। मंदिर का प्रांगण 150 मीटर वर्गाकार तथा कलश की ऊंचाई 40 मीटर है। प्रतिवर्ष अप्रैल महीने में यहाँ रथ यात्रा आयोजित की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अब बात करते हैं आपके बहुत प्यारे क्वेश्चन गजनवी सोमनाथ के मंदिर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीम फर्स्ट, भीम सेकंड, मूलराज फर्स्ट, इनमें से कोई नहीं। तो सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक था भीम फर्स्ट। भीम प्रथम गुजरात के सोलंकी वंश का शासक था। इसने वडनगर पर 1021 से 1063 तक शासन किया। यह नागराज का पुत्र तथा दुर्लभ राज का भतीजा था। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 से में महमूद गजनवी आक्रमण के समय इसने कांतकोट में शरण ले ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? न्यायचंद्र ने, अमोघवर्ष ने, विज्ञानेश्वर ने, कंबन ने। तो करेक्ट आंसर हमारा सी होगा, विज्ञानेश्वर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ब्लैक पगोड़ा क्या है? ब्लैक पगोड़ा तो ये ब्लैक पगोड़ा कहाँ है? मिस्र में है, श्रीलंका में, कोणार्क में या मदुरै में। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, कोणार्क में ब्लैक पगोड़ा। कोणार्क का सूर्य मंदिर सूर्य
देवता को समर्पित एक मंदिर है जो भारत में पूरी ओडिशा राज्य के पास स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पूरी गंग वंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम ने 1250 ईस्वी में करवाया था। यूनेस्को ने वर्ष 1984 में इस विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया था। समुद्री यात्रा वाले लोग एक समय में इसे ब्लैक पकोड़ा कहते थे। जो समुद्र से यात्रा करते थे वे लोग इसे ब्लैक पकोड़ा कहते थे। ये कोणार्क उड़ीसा राज्य में पड़ता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान में के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? कर्नल टॉड को, जेम्स टॉड को, जदुनाथ सरकार को, कनिंघम को, विलियम जोन्स को। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा आप बता सकते हैं? इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी तथा भारतविद थे। जेम्स टॉड द्वारा वर्ष 1817-18 में पश्चिम राजपूत राज्यों के पॉलिटिकल एजेंट बनकर उदयपुर आए थे। ये मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे, एजी थे, पीए थे। इन्होंने 5 वर्ष तक राजस्थान की इतिहास विषयक सामग्री एकत्र की एवं इंग्लैंड जाकर वर्ष 1829 में एलन्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान अथवा सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटर ऑफ इंडिया, इस रचना में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है। कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह भी कहा जाता है। इसको राजस्थान का पितामह भी कहा जाता है। इसकी 2 बुक थी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान अथवा सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया। इसमें इसका राजस्थान का उपयोग मिलता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हरिकेली नाटक का रचयिता है चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ, विशलदेव, परमार शासक भोज, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ या विशलदेव। हरिकेली नाटक के रचयिता विग्रह राज चतुर्थ ने विग्रह राज चहमान वंश के एक हिंदू राजा थे। इन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शासन किया था। इन्होंने पड़ोसी राजाओं को जीतकर चहमान राज्य को एक साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया था। इनके राज्य में वर्तमान राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र सम्मिलित हैं। इनकी राजधानी अजमेरू थी, जहां इन्होंने अनेक भवनों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरिकेली, नागानंद, मालती माधव, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा हरिकेली। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब अढ़ाई दिन के झोपड़े के बारे में बात करते हैं। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर नगर में स्थित है। ये एक मस्जिद है। माना जाता है कि इसका निर्माण सिर्फ 2.5 दिन में किया गया, इस कारण इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। इसका निर्माण पहले वर्तमान संस्कृत विद्यालय को परिवर्तित इसको तोड़कर मोहम्मद गौरी के आदेश पर मोहम्मद गौरी के गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वर्ष 1194 में करवाया था। हरिकेली नाटक के कुछ 2.5 दिन की झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। रानी पद्मिनी नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जुड़ा है। जो रानी पद्मिनी के पति थे उसका नाम क्या है? महाराणा प्रताप सिंह, रणजीत सिंह, राजा मान सिंह, राणा रतन सिंह। जो बात करते हैं इसके, ये रावल शाखा के अंतिम शासक थे राणा रतन सिंह।
राणा रतन सिंह चित्तौड़ के राजपूत शासक थे। इनका शासनकाल 1301 से 1303 तक था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के संबंध में महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने सुप्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत में लिखा 1540 में। यह आक्रमण राजा रतन सेन की अद्वितीय सुंदरी पत्नी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए हुआ था और अनेक वर्षों तक घेरा डालने के बाद असफल होकर खिलजी लौट गया तथा दोबारा आक्रमण करके विजय हुआ था। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर पूछा जाए रानी पद्मावती जो पद्मावत ग्रंथ 1540 में लिखा गया मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, उस समय दिल्ली का शासन कौन था? तो शेरशाह सूरी था दिल्ली का शासन। पद्मावत जो ग्रंथ लिखा उस टाइम 1540 में मलिक शेरशाह सूरी था और जो आक्रमण किया गया वो 1303 में किया गया था राणा रतन सिंह के समय। पद्मावत जो ग्रंथ लिखा गया था वो 1540 में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक माना जाता है देवपाल को, धर्मपाल को, न्यायपाल को, नरेंद्रपाल को। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें धर्मपाल। विक्रमशिला शिक्षा के केंद्र के संस्थापक माना जाता है धर्मपाल को। हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें धर्मपाल। तो इसके बाद करते हैं, बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला नालंदा के ही शासन एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं के से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? जो सुल्तान उपाधि ग्रहण करने वाला पहला सुल्तान कौन था? सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी या अल्पतगीन। हमारा करेक्ट आंसर है मोहम्मद गजनवी। ऑप्शन बी होगा मोहम्मद गजनवी। यामनी वंश का तुर्क सरदार गजनी के शासक सुबुक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए थे। भारत पर टोटल इसने अपने पिता की मौत के बाद इसने कसम खाई कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक मैं भारत पर आक्रमण करता रहूँगा। इसके कारण इसने 1000 से 1026 ईस्वी तक भारत पर कुल 17 आक्रमण किए और अंतिम अभियान होता है इसका खोखर व जाट जाति के लोगों के खिलाफ। वहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है लौटते समय मस्जिद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के में बीच सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो बात करते हैं, जो महमूद गजनवी का एक आक्रमणों में से 1000 ईस्वी से 1026 तक जो टोटल 17 आक्रमण थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? मुल्तान बठिंडा पर आक्रमण 1004 में, नारायणपुर आक्रमण 1002, सोमनाथ मंदिर का आक्रमण 1025-26, नकालिंजर पर आक्रमण 1019 से 23। तो बात करते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट आक्रमण था वो था सोमनाथ मंदिर का आक्रमण 1025 से। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा गया। 1018 में ईस्वी में उसने मथुरा नगर पर धावा बोला, महमूद के अनेक भव्य मंदिरों को ध्वस्त किया तथा लूटों में अपार उन्नति प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रचार, गजनवी साम्राज्य का विस्तार, मूर्तियों को तोड़ना या मंदिरों को लूटना, या मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा इसका। मध्य अफगानिस्तान में केंद्रित गजनवी वंश का महत्वपूर्ण शासक था जो पूर्वी ईरान में साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है। भारत में इस्लामी शासन लाने और आक्रमण के दौरान लूटपाट मचाने के कारण भारतीय हिंदू समाज ने उसको एक लुटेरे
आक्रमणकारी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताब उल खिराज, किताब उल हिंद, किताब उल रहला, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा किताब उल हिंद। महमूद गजनवी के जो शासक भारत आए, भारत के आक्रमण के समय में जो विद्वान अल-बरूनी ने महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी वो थी अल-बरूनी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसने भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता है। अल-बरूनी ने 1030 ईस्वी में किताब उल हिंद भारत के दिन नामक किताब की रचना की थी। किताब उल हिंद का मतलब होता है भारत के दिन, भारत के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो बता सकते हैं, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। करेक्ट आंसर होगा हमारी फारसी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये वीडियो आज हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो हम बात कर सकते हैं आगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो अच्छी लगे तो, और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो वीडियो इतनी। जय हिंद, जय भारत।